In this lecture we will study about the significance of second law of thermodynamics। तो जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कुछ थर्मोडायनिक प्रोसेसेस को डिनाई या प्रोहिबिट करता है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अलाउ हमारे पास होते हैं। तो जिनके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिन प्रोसेसेस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता या साइलेंट रहता है या वो प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो अलाउड होते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डिनाई करता है। तो जैसे कि हमने क्लॉसियस और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं, जो हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट है, कि हम जब हीट किसी सिंगल सोर्स से लेते हैं और उसको हम कम्प्लीटली जो है वर्क में बदलते हैं, तो कम्प्लीटली हम हीट को वर्क में नहीं बदल सकते, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की जो हमारे पास मशीन है जो कि वर्क को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर देती है, तो ऐसी मशीन को हम जो है परपेचुअल मशीन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी जो परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड ऑर्डर है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसमें कि हम हीट को कम्प्लीटली जो है वर्क में बदल दें। और उसी तरह से ये हमारे पास जो है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, और उसी तरह से जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या बोलती है कि हमारे पास कोई ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जिसकी हेल्प से हम हीट को लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर वाली साइड को ट्रांसफ़र कर सकें। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि हीट को लो टेम्परेचर वाली साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को सेंड करते हैं, लेकिन उसमें हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं या हम जो है कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, जो कि एक सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है हमारे पास। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या कंप्रेसर की हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से हम हीट को लो टेम्परेचर की साइड से हायर टेम्परेचर की साइड को भेजते हैं। तो उसमें हमारे पास जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो ओबे होती है। क्यों ओबे होती है? क्योंकि कंप्रेसर इज़ नॉट ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन वो होती है जो बिना किसी एनर्जी सोर्स के अपने आप में ही वर्क करती है और हीट को लोअर टेम्परेचर की साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को सेंड करती है। और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि हम हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हीट का कुछ पार्ट जो है लॉस हो जाता है। तो इसलिए इंजन के केस में भी हम ये देखने को हमें मिलता है कि इंजन वर्क तो करता है, लेकिन जितनी हम उसको हीट देते हैं वो उस हीट के कुछ पार्ट को ही वर्क में कन्वर्ट करता है, और कुछ पार्ट जो है हमारे पास जो है रिजर्वायर को या हमारे पास जो सराउंडिंग होती है उसको रिजेक्ट हमारे पास जो हीट का कुछ पार्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट ही वर्क में हमारे पास जो यूज़ होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% हमारे पास नहीं होती। हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हीट को अगेन हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है हमारे पास कन्वर्टिंग ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसलिए नेचुरली अगर हम देखें तो नेचुरली ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता कि हम हीट को वर्क में और वर्क को हीट में। तो जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के केस में हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो हीट हमारे पास जो बनती है उस हीट को हम दोबारा से अगेन जो है वर्क में कन्वर्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते।
तो ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो हमारे पास हीट है वो डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास होती है, जबकि वर्क हमारे पास जो है ऑर्डर मोशन ऑफ पार्टिकल हम उसको बोलते हैं। और जो एल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग हमें बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो सिस्टम लेस प्रोबेबल स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेबल की तरफ हमारे पास जो है मूव होता है। और जो लेस प्रोबेबल स्टेट हमारे पास होती है वो ऑर्डर्ड होती है, जबकि मोर प्रोबेबल स्टेट हमारे पास जो डिसऑर्डर्ड होती है। इसका एग्जांपल हम मेल्टिंग ऑफ आइस से देख सकते हैं। तो जो आइस हमारे पास होता है वो एक ऑर्डर्ड स्टेट हमारे पास है, जबकि जो हमारे पास लिक्विड बनेगा या जो हमारे पास उसके वेपर बनेंगे वो हमारे पास ज़्यादा ही डिसऑर्डर्ड स्टेट होती है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली हमारे पास जो मूव होते हैं डिसऑर्डर्ड होते हैं। और इसलिए हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि जो कोई भी सिस्टम है हमारे पास वो ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ हमारे पास जाता है। और डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जब वो जाता है तो वो स्टेट हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। मतलब सिस्टम लेस प्रोबेबल स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ मूव होता है, मतलब कि ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव होता है। तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है जब सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है। तो लार्ज डिसऑर्डर का मतलब कि एंट्रोपी भी हमारे पास जो है लार्ज उस केस में होती है। तो एंट्रोपी डिसऑर्डर से हमारे पास जो लेट होती है, तो जितने ज़्यादा किसी सिस्टम में हमारे पास डिसऑर्डर होता है उतना ही ज़्यादा उस सिस्टम की हमारे पास जो एंट्रोपी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल सिस्टम जब स्टेबिलिटी की तरफ हमारे पास जाता है तो वहाँ पे हमें एंट्रोपी इंक्रीज देखने को मिलता है। और अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी भी हमारे पास एक नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। जैसे कि हमारे पास पी, वी, टी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। उस तरह से एंट्रोपी एस भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। तो हमने देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने इसको थियोरेटिकली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है वो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जो हमारे पास क्यू है जिसको हम हीट बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ कि ये हमारे पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, वर्क भी हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। लेकिन जब हम इस हीट चेंज को 1/T से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास जिसको हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं 1/T को, तो जब हम 1/T से हीट चेंज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक और यहाँ पे क्वांटिटी मिलती है जिसको कि हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। और वो एंट्रोपी चेंज हमारे पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल हमारे पास होता है, इसलिए एंट्रोपी चेंज को हम ds से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू dq/T, मतलब कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा क्यू होगा तो हम डेल्टा क्यू को 1/T से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ds हमें मिलता है, जिसको हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी सिस्टम में अगर हीट चेंज होती है तो वहाँ पे हमें एंट्रोपी चेंज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हीट मतलब किसी सिस्टम में हीट जब एंटर होगी तो उस सिस्टम के जो पार्टिकल होंगे वो रैंडमनेस उनमें हमें देखने को मिलेगी या डिसऑर्डर हमें उनमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए एंट्रोपी भी ऐसे सिस्टम में हमारे पास चेंज करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि वर्क हमारे पास जो ऑर्डर मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है, तो ये वैसे ही हमारे पास होता है जैसे कि मार्चिंग पास्ट में हमारे पास जो सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में हमारे पास जो है मूव होते हैं। लेकिन
हीट हमारे पास जो डिसऑर्डर मोशन होती है, तो हमारे पास वैसे ही है जैसे हमारे पास सोल्जर जो है मार्च पास्ट के बाद वो रेंडमली हमारे पास जो है मूव करते हैं, उनकी जो क्योटिक मोशन है वो हमारे पास जो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हमारे पास डिसऑर्डर होता है तो अगेन वापस ऑर्डर स्टेट में विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी जाना हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जब डिसऑर्डर बढ़ता है तो सिस्टम अपनी जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसकी तरफ जाता है। तो डिसऑर्डर बढ़ता है और डिसऑर्डर का मतलब है कि एंट्रोपी भी वहाँ पे इंक्रीज हमारे पास होती है। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये क्लॉसियस ने एंट्रोपी चेंज की हमारे पास दी थी। तो इसको हम डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी से यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ भी डेल्टा क्यू बाई टी हमारे पास होगा। ये एंट्रोपी हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है, मतलब कि एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन एंट्रोपी चेंज पाथ पे नहीं हमारे पास डिपेंड करता है कि एंट्रोपी चेंज कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको एक स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं और इसको हम कंप्लीट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो कंप्लीट डिफरेंशियल की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो भी यही होती है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी में चेंज इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास जो कंप्लीट डिफरेंशियल होता है। लेकिन डेल्टा क्यू हमारे पास एक इनकम्प्लीट डिफरेंशियल है और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हीट चेंज है, मतलब हीट एब्जॉर्ब, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस केस में हम डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई सिस्टम हीट लूज़ करता है तो उसके केस में हम डेल्टा क्यू को नेगेटिव लेते हैं, जो कि साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो अगर डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इस मतलब एंट्रोपी विल आल्सो ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंड इफ डेल्टा क्यू इज लेस देन जीरो, इट मीन्स entropy change will also be less than zero, means entropy change will be negative, it implies entropy will decrease. So if delta q is less than zero, it means entropy will decrease, and if delta q is greater than zero, entropy increase. और अगर हम इस रिलेशन को देखें तो अगर हम एंट्रोपी की यूनिट निकालें तो वो हम इजीली इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट के यूनिट हम जूल लेते हैं और टेम्परेचर के यूनिट हम केल्विन लेते हैं। तो इसलिए एंट्रोपी के यूनिट जूल पर केल्विन हम ले सकते हैं, या सीजीएस सिस्टम में हीट के यूनिट हम कैलोरी लेते हैं और टेम्परेचर के यूनिट हम जो है डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हम जो है इस हीट के यूनिट ले सकते हैं। और अगर हम एंट्रोपी को डिसऑर्डर का मेज़र लेते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उस सिस्टम की हमारे पास जो एंट्रोपी होगी, या जितनी ज़्यादा किसी सिस्टम के पार्टिकल्स में रैंडमनेस हमें देखने को मिलेगी उतनी ही ज़्यादा उस सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास होगी। व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम, द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। तो जब किसी सिस्टम को हमारे पास जो हीट फ्लो होती है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा डिसऑर्डर हमारे पास हो जाते हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी हमारे पास होगी। लेकिन जब किसी सिस्टम से हमारे पास जो है हीट डिक्रीज़ होती है या लीव किसी सिस्टम से हीट होती है, तो उस केस में हमें जो है डिसऑर्डर में डिक्रीज देखने को मिलता है, मतलब सिस्टम थोड़ा सा ऑर्डर स्टेट में हमारे पास आता है, तो इसलिए एंट्रोपी उस केस में डिक्रीज करती है। अगर हम क्लॉसियस के अकॉर्डिंग एंट्रोपी को देखें तो होता है कि जो हमारे पास क्लॉसियस ने
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to Clausius, the change of a thermal state of a substance is more fundamental than simply converting heat into work। तो हम किसी भी इंजन से या किसी सिस्टम में हीट का यूज़ करके हम जो है वर्क में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लॉसियस ने बोला कि हमारे पास किसी सब्सटेंस की केस में उसकी स्टेट के चेंज को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्योंकि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी उस सब्सटेंस की जो स्टेट है उसमें हमारे पास जो चेंज होता है, तो उसके बेस पे ही हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए थर्मल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस के चेंज को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास रहता है। और फिर हम इस चीज़ को कार्नोट साइकिल की हेल्प से हम समझते हैं। तो कार्नोट साइकिल्स ऑन ए पीवी डायग्राम हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने पिछले आर्टिकल्स में आइसोथर्मल्स और एडियाबैटिक कर्व्स के बारे में पढ़ा था। तो आइसोथर्मल कर्व्स हमारे पास जो है वो होते हैं जब हम P और V के बीच जो है कर्व लेते हैं, मतलब P और V का हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं। और एडियाबैटिक कर्व हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम में हीट को अलाउ नहीं करते कि हीट अंदर आए उस सिस्टम के अंदर और हीट उस सिस्टम के बाहर जाए, तो हीट नाइदर अलाउ टू लीड और नाइदर अलाउ टू एंटर। तो ऐसे सिस्टम के केस में जो हमारे पास P और V के बीच में कर्व बनता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एडियाबैटिक कर्व हैं और 3 हमारे पास जो है आइसोथर्मल कर्व हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो एडियाबैटिक कर्व की स्लोप होती है वो हमारे पास जो ज़्यादा होती है और जो आइसोथर्मल कर्व है उनकी स्लोप हमारे पास यहाँ पे कम होती है। तो T1, T2, T3 जिसमें हमने T1 कांस्टेंट रखा हुआ है, T2 कांस्टेंट रखा हुआ है और T3 कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है आइसोथर्मल कर्व हैं और AB और CD हमारे पास जो एडियाबैटिक कर्व हैं, क्योंकि इनकी स्लोप हमारे पास जो ज़्यादा है। तो ऐसे 3 आइसोथर्मल कर्व और 2 एडियाबैटिक कर्व हम सेम PV डायग्राम पे यहाँ पे लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कंप्लीट साइकिल यहाँ पे बनते हैं ABDCA। तो ABDCA हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है और CDFEC ये हमारे पास दूसरा कंप्लीट साइकिल है। तो इन साइकिल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं कि साइकिल ABC बिटवीन T1 एंड T2 है। तो T1 और T2 के बीच में हमारे पास ABDCA साइकिल है और T2 और T3 के बीच हमारे पास CDFEC साइकिल है। तो अगर हम पहला साइकिल यहाँ पे लें तो इस पहले साइकिल में अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरी पहले साइकिल में हम क्या बोलेंगे कि Q1/T1 विल बी इक्वल टू Q2/T2, क्योंकि Q1/T1 ये है हमारे पास अलॉन्ग द पाथ AB और Q2/T2 है हमारे पास अलॉन्ग द पाथ DC। तो ये हमारे पास दोनों ही आइसोथर्मल कर्व हैं AB और DC। तो अगर हम आइसोथर्मल A to B D to C यहाँ पे जाते हैं तो इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हीट हमारे पास जो है यहाँ पे हीट हमारे पास जो है इंक्रीज़ है और सॉरी यहाँ पे हीट हमारी जो डिक्रीज़ होती है
एक्सपेंशन को करवाने के लिए, और यहाँ पे जो हीट है वो कंप्रेशन के केस में इंक्रीज़ होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हीट चेंज और टेम्परेचर की जो रेशो है वो हमारे पास यहाँ पे लगभग कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्नोट प्रिंसिपल, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। तो इस केस में ये Q2/T2 हम लेफ्ट को ले आएँ तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। और उसी तरह से हम जो है दूसरा कर्व यहाँ पे लें, जो दूसरा साइकिल हम लें जो कि CDFEC है, तो उसमें भी हम क्या बोलेंगे कि Q2/T2 विल बी इक्वल टू Q3/T3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 है, लेकिन Q2/T2 हमारे पास Q3/T3 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q1/T1 विल बी इक्वल टू Q2/T2 विल बी इक्वल टू Q3/T3। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि Q/T विल बी ए कांस्टेंट। तो इसलिए Q/T हमारे पास जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसी बेस पे हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज है वो हमारे पास जो डेल्टा Q/T के बराबर होता है। तो हीट इंक्रीज़ करती है तो एंट्रोपी चेंज भी हमारे पास जो है इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से हमारे पास एंट्रोपी को हम बोलते हैं कि हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ टेकन।